नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, रिटायरमेंट जिंदगी का एक बहुत अहम पड़ाव है। हम सारी जिंदगी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ की प्लानिंग करते हैं, उसके फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे अहम होती है उसके अंदर। इस समय के लिए आपके पास एक आइडियल पोर्टफोलियो होना चाहिए। आइडियल यानी कि संतुलित पोर्टफोलियो, जिसके अंदर आपको रेगुलर मंथली इनकम भी मिले, जिसके अंदर 100% सेफ्टी भी हो, कुछ आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का आपको ग्रोथ भी मिले, और सबसे बड़ी बात कि इमरजेंसी यूज के लिए आप उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कभी भी एकदम से निकाल पाएं और उसे इस्तेमाल कर पाएं। तो कौन सी ऐसी सेविंग स्कीम्स हैं हिंदुस्तान के अंदर आपको इजीली अवेलेबल हैं और जहां ये सारे फीचर्स आपको स्कीम में मिल सकते हैं, यही आज इस वीडियो का टॉपिक है। स्कीम जो भी हम इस वीडियो के अंदर आज आपको बताएंगे, उनमें से किसी भी स्कीम की कोई भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए हो तो आपको सभी स्कीम्स का लिंक, उनकी वीडियोस का लिंक उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पर्टिकुलर वही वीडियो, उसका लिंक आपको भेज देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर जब बात आती है तो पहला नाम और पहली पसंद लोगों की है एफडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट, चाहे वो बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो। और पर्टिकुलरली जब 60 साल से ऊपर के व्यक्ति की आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो एफडी से अच्छा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, हो सकता है कई लोगों को बात अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन एफडी से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सबसे अच्छा जो फीचर है वो है इमरजेंसी यूज का। आप किसी भी समय बिना कोई कारण बताए अपनी एफडी को प्री मैच्योर कर सकते हैं। आपने 10 लाख की, 50 लाख की, कोई भी अमाउंट हो, एफडी करवाई है, उसका इंटरेस्ट तो आपको आ ही रहा है। उसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कम्युलेटिव मोड की एफडी हो सकती है, मंथली इनकम की, क्वार्टरली इनकम की एफडी हो सकती है, और आप जरूरत पड़ने पर उसी एफडी को तुड़वाकर पैसा अपना निकाल के यूज कर सकते हैं। बेशक कुछ उसके लिए आपको चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी की बात आती है तो वो चार्जेस मायने नहीं रखते। एफडी के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलती है। 10 दिन की एफडी कीजिए, 2 साल की कीजिए, 4 साल की, 5 साल की, 10 साल की, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.50% आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि पोस्ट ऑफिस भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हैं और बैंक्स भी देते हैं, इसलिए एफडी पहली पसंद है। दूसरे नंबर पर आती है मंथली इनकम स्कीम। ये पीओएमआईएस हो सकती है पोस्ट ऑफिस में, या फिर एमआईएस किसी भी बैंक के अंदर हो सकती है। पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय 6.60% चल रहा है। मान लीजिए आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया है तो आपको ₹550 प्रति माह उसकी आमदन आती रहेगी, और स्कीम के मैच्योर होने पर आपको आपका ₹1,00,000 तो वापस मिलना ही है। इसीलिए दूसरे नंबर पर जो स्कीम इसमें रिकमेंड की जाती है वो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। और सीनियर सिटीजन के लिए इस समय की मोस्ट पॉपुलर स्कीम है, जिसका नाम ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। हमने अपनी पहली काफी वीडियोस में बताया है कि कोई भी बैंक सीनियर सिटीजन स्कीम सेल कर सकता है, अपनी उसकी खुद की इंडिविजुअल वो स्कीम्स होती हैं, लेकिन जिस स्कीम का पर्टिकुलर नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसके आगे पीछे कोई और शब्द, किसी बैंक का नाम एटसेट्रा नहीं लगा होगा, वही एक सरकारी स्कीम है, जिसका इस समय ब्याज 7.40% चल रहा है। इसमें आपको क्वार्टरली इनकम मिलती है, यानी हर 3-3 महीने बाद आपके जो इंटरेस्ट अमाउंट है आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। आप उसे अपने रूटीन के खर्चे अफोर्ड इजीली कर सकते हैं। 15 लाख रुपए तक की इसमें डिपॉजिट का सीमा है, इससे ज्यादा आप इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। डिटेल्स फिर भी आपको जो लिंक में वीडियोस मिलेंगे उनमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के डिटेल भी आपको मिल जाएंगे। चौथे नंबर पर आता है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अंदर भी आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो मंथली इंटरेस्ट ले सकते हैं, चाहे तो क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली, चाहे फिर ईयरली। इससे ज्यादा कम्युलेटिव मोड में ये स्कीम आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये बहुत अच्छी स्कीम है। एलआईसी के द्वारा ऑपरेटेड है, सिर्फ और सिर्फ एलआईसी में ही आपको मिलती है। पर्टिकुलरली लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या 15 लाख सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में और साथ ही साथ 15 लाख प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों में मिलाकर 15-15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप और आपका स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ भी दोनों स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं। यानी कि अगर आप दोनों की उम्र 60 साल से ऊपर है तो आप 15 लाख सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, 15 लाख पीएमवीवीवाई के अंदर, और आपकी वाइफ या हस्बैंड भी
15-15 लाख दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मींस आप टोटल 60 लाख रुपए इन दोनों स्कीम्स में मिलाकर दोनों पर्संस का टोटल अगर लगाएं तो 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर लॉक इन रहता है 5 साल का, जबकि LIC की PMVBY के अंदर लॉक इन रहता है 10 साल का। हालांकि दोनों ही स्कीम्स के अंदर मेडिकल इमरजेंसी के अंदर आप प्री मैच्योर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अंदर आपको कोई एक्सटेंशन पीरियड नहीं मिलता है, 10 साल बाद ये मैच्योर हो ही जाएगी स्कीम। लेकिन SC/SS के अंदर आपको 3 साल का एक्सटेंशन पीरियड मिलता है, लेकिन 3 साल के एक्सटेंशन पीरियड के अंदर आपको 7.40% नहीं मिलेगा। जो छठे साल के पहले दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले 3 साल के लिए एप्लीकेबल रहेगा। दोनों स्कीम्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। जिस भी रेट पर आपने स्कीम ओपन किया है, जब इन्वेस्ट किया है, उसके बाद रेट घटे या बढ़े आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों स्कीम्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे टेन्योर के लिए आपके लिए फिक्स रहेगा। अगला नंबर पर आती है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी स्कीम है जो आजकल लगभग हर हिंदुस्तानी की खुली हुई है। जो थोड़ा भी अफोर्ड करता है उसने PPF ओपन जरूर किया हुआ है। एज लिमिट कोई नहीं है, चाहे सीनियर सिटीजन खोले, चाहे आम नागरिक खोले, इवन चाहे कि आप माइनर के नाम का भी खोल सकते हैं। लेकिन यहां पर्टिकुलर जब हम सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं तो हम ये स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें 15 साल का टेन्योर है। बेशक 7 साल के बाद आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप इसमें से कुछ रकम विड्रॉ कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी 60 साल की उम्र के बाद अगर आप PPF ओपन कर रहे हैं तो कोई बहुत समझदारी वाला निर्णय नहीं है, जब तक कि आपका टैक्स स्ट्रक्चर बहुत हाई ना हो। अगर आप 30% या उससे ऊपर के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तब तो माना जा सकता है कि 60 साल से उम्र अगर आपकी ज्यादा भी है तब भी आप PPF में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर 60 साल के बाद आपका टैक्स ब्रैकेट भी लोअर ब्रैकेट वाला है, 10% वाला है, तब आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं नया अकाउंट खोल के, तो कोई समझदारी वाला निर्णय नहीं है। अगर आपका PPF पहले से चल रहा है, ऑलरेडी आपके PPF को खुले हुए 10 साल, 15 साल, 20 साल हो चुके हैं, तब बहुत अच्छा रहेगा कि आप मैक्सिमम जितना अफोर्ड कर सकते हैं, जो उनकी 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट है, उसके अंदर आप जितना अफोर्ड कर पाएं, जितना आपका इनकम स्केल है उसके हिसाब से आप उसके अंदर डिपॉजिट जरूर करें। सबसे बड़ा फायदा रहता है कि इसकी जो इनकम है टैक्सेबल नहीं है, रादर आपको ATC के अंदर टैक्स का रिबेट दिलवाता है। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद नया PPF खोलना कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं है। इस एज सेगमेंट के अंदर भी अगर आप PPF खोलना चाहते हैं, तब अगर आपके अदर इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हैं, कुछ NSC में हैं, कुछ मंथली इनकम स्कीम में है, आपकी बिजनेस इनकम बहुत हैंडसम है, तब आप PPF में भी इन्वेस्ट करें, तब ठीक है। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट हैं उस इनकम के लिए या आपके अदर इनकम सोर्सेज बहुत थोड़े से हैं, उस समय आपको PPF अकाउंट इस एज पर आकर नहीं खोलना चाहिए। अगले नंबर पर आता है NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या फिर KVP भी आ सकता है। NSC का लॉक इन 5 साल का है, KVP 10 साल का है। NSC में 6.80% इस समय ब्याज चल रहा है, KVP में 6.90% चल रहा है। KVP इस एज में रिकमेंडेड नहीं है, 60 साल की उम्र के बाद KVP लेना अच्छा निर्णय नहीं माना जाता। NSC बहुत अच्छा निर्णय रहेगा। 5 साल के लिए सिर्फ लॉक इन है, आप NSC के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, अच्छा खासा ब्याज मिलता है। NSC को अगर आप एक अलग तरह की प्लानिंग से लेते हैं, स्मार्ट वे से आप NSC के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। यानी कि जैसे आपने अगर RD अकाउंट खोला, आप उसके रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, उसमें हर महीने कुछ ना कुछ रकम डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन RD अकाउंट आपका मैच्योर होता है एकदम से सारी रकम आपके पास आती है। हो सकता है उस समय आपको उस तरह की उसकी जरूरत पैसे की नहीं हो, लेकिन यही अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े NSC खरीदते जाते हैं तो हर NSC का मैच्योरिटी पीरियड रहेगा 5 साल के बाद का। आज जो आपने NSC खरीदा वो आज से 5 साल बाद मैच्योर होगा, यानी कि दिसंबर 2026 में। आप जनवरी 2022 में जो NSC खरीदेंगे वो और 1 महीना आगे मैच्योर होगा, जो फरवरी में खरीदेंगे वो और 1 महीना आगे आपका मैच्योर होगा। इस तरह से NSC जब आप इन्वेस्ट मंथली करेंगे तो 5 साल के बाद जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो भी आपको मंथली वो मैच्योर होकर आपके अकाउंट में आएंगे, उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी और उसका इंटरेस्ट अमाउंट भी। ये एक जो मंथली इनकम का सेटिस्फैक्शन है और जो उसका स्टाइल रहेगा इनकम के आने का, जो पैटर्न रहेगा, वो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो सकता है, रादर देन कि आप RD अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करें और एकदम से सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, फिर आपको लगाने का टेंशन हो कि अब
कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो एनएससी अगर आप एक स्मार्ट वे से इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, बहुत टिपिकल स्कीम है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस चाहिए इसके लिए। हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस एनपीएस को लेकर अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। एनपीएस के अंदर उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक पर्टिकुलर टाइम पर 40s के बाद एनपीएस के अंदर पैसा डालना शुरू कर चुके हैं। एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट उन लोगों को ही करना चाहिए जो एज अ सीनियर सिटीजन और कई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सिर्फ एनपीएस पर डिपेंड होना बहुत अच्छा निर्णय नहीं रहेगा। एनपीएस मार्केट रिलेटेड भी रहता है, हालांकि रिटर्न्स इसके काफी हद तक सर्टेन हैं, लेकिन फिर भी एनपीएस आमतौर पर सब लोगों के समझ में नहीं आता है। उसका एग्जैक्टली इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है वो सब लोगों के समझ में नहीं आ पाता। इसलिए एनपीएस एक सिंपल स्कीम नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। तो बेटर है कि अगर आप समझ सकते हैं उस स्कीम को अच्छे से तब आप एनपीएस की तरफ जाएं, अदरवाइज और बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप वहां इन्वेस्ट करें। आरबीआई बॉन्ड्स, आरबीआई बॉन्ड्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। आरबीआई बॉन्ड्स हालांकि फ्लोटिंग रेट रहता है, पहले आज से 3 साल पहले 7.75% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया करते थे आरबीआई बॉन्ड्स, लेकिन अब 7.15% चल रहा है और वो भी फ्लोटिंग है, यानी कि हर 6 महीने बाद घटता बढ़ता रहेगा। तो यहां पर सीनियर सिटीजन के लिए जिनके पास सरप्लस पैसा है, जिनके पास 30-40 लाख रुपया है, उन्होंने 15 लाख रुपया सीएसएस में भी इन्वेस्ट कर रखा है, उन्होंने कुछ एनएससी भी ले रखे हैं और वो लोग और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आरबीआई बॉन्ड्स एक 100% सेफ और अच्छी इंटरेस्ट इनकम वाला आपके लिए जरिया बन सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूचुअल फंड्स यानी कि एसआईपी या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। ये सवाल आमतौर पर पूछा जाता है कि किस उम्र के अंदर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जहां तक सवाल है सीनियर सिटीजन्स का, क्योंकि आज हम पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स की ही बात कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन की एज में आने के बाद शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना या एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करना, हम ये तो नहीं कहेंगे कि एक गलत निर्णय है, क्योंकि एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करना स्मार्टेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है आजकल के दौर में। बाकी जो आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एससीएसएस में इन्वेस्ट करते हैं, एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर लगभग आप इन्फ्लेशन रेट को सिर्फ बीट कर रहे हैं, आप कोई अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ अपनी मनी का जो परचेजिंग पावर है वो आपने सस्टेन कर लिया। क्योंकि 1 लाख रुपया अगर आपके घर पड़ा रहेगा तो आज जितना कुछ सामान आप 1 लाख रुपए से खरीद पा रहे हैं, 1 साल बाद जब महंगाई बढ़ जाएगी उस 1 लाख रुपए से आप उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे, उससे कम सामान खरीद पाएंगे। लेकिन वही पैसा अगर आपने एफडी में या किसी स्कीम में लगा दिया जहां 6-7% आपको इंटरेस्ट आता है, तो 6-7% महंगाई बढ़ेगी, 6-7% आपको ब्याज आ जाएगा, आपका जो परचेजिंग पावर है उतना ही रहेगा। इसलिए आपने कमाया कुछ नहीं, सिर्फ अपनी परचेजिंग पावर को आपने बरकरार रखा, अपनी खरीदने की क्षमता को घटने नहीं दिया। ये एफडी और बाकी सभी सेविंग स्कीम्स आज करती हैं। लेकिन एसआईपी यानी कि सिप या फिर शेयर मार्केट, वहां पर आपके पास फुल स्कोप है कि जहां आप अपने पैसे को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं बहुत तेजी से। अगर म्यूचुअल फंड्स की हिस्ट्री देखें पिछले 10 साल की, तो इन्होंने तकरीबन ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न सब लोगों को दिया है। कोई म्यूचुअल फंड हाउसेस ऐसे भी हैं जिन्होंने 40% का रिटर्न दिया है, कोई 10% का रिटर्न दे रहा है, तो ऑन एन एवरेज 20-22% रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। जो लोग शेयर मार्केट की जानकारी रखते हैं, उनके पास पूरा समय है देने के लिए शेयर मार्केट को 9 से लेकर 3-3:30 बजे तक, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। नॉलेज भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, समय नहीं है, तो बिल्कुल उस तरफ नहीं जाइएगा। आप एसआईपी लगाइए, 4 या 5 तरह के फंड्स चूज कर लीजिए, उनमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट आपका होता रहेगा। और पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम इसको आपको 5 साल का समय देना पड़ेगा। कुछ रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। 5 साल बाद जब आपको पैसे की जरूरत हो सकता है मार्केट उस समय बहुत ज्यादा डाउन हो, आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी पूरा नहीं मिल रहा हो, तो एक आपके पास बैकअप होना चाहिए कि उस समय के ऊपर आप उस पैसे को नहीं छेड़ेंगे। जब और साल 6 महीने वेट करने के बाद मार्केट ग्रो करेगा तब आप उस पैसे को निकाल पाएंगे। तो बैकअप प्लान के साथ अगर आप एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। द ओनली ऑप्शन जो आपके पास बचता है प्रॉपर्टी के अलावा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के अलावा जो ओनली ऑप्शन बचता है वो है एसआईपी सीनियर सिटीजन्स के लिए।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फिलहाल हमने जो आपको स्कीम्स बताई हैं उनके बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, यथासंभव हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी फायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।